तो हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी में क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए आज की एक और नई कहानी शुरू करते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको सुनाता हूँ। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को ज़रूर पसंद आएगी। और आज की जो कहानी है वो शायद मैं भी पहली बार ही सुनी है। मैंने भी अपने जीवन में बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, चौंकाने वाली कहानी है। और आपको बहुत मज़ा आएगा आज की ये कहानी सुनने में। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमेशा जब इंसान की मौत होती है, घर पर हो, हॉस्पिटल में हो, किसी सड़क हादसे में हो, सस्पिशियस हो या कोई और बात हो, तो इन सब में पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी रहता है। ज़रूरी क्या रहता है, मतलब एक जो शक जो बात होती है मौत की वजह की, वो पता चल जाती है कि आखिर इस शख्स की मौत हुई कैसे है, क्या कारण है इसकी मौत का। उसके लिए पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है। और जो शक जो सवाल होते हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूर हो जाते हैं, घर वालों के खास करके। अब अगर किसी की मौत घर में हुई है तो पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी नहीं होता, खास करके जब तक कोई शक ना हो घर वालों को मौत को लेकर तब। वरना अगर शक है तो घर वाले फिर भी पोस्टमार्टम करवा लेते हैं घर में हुई मौत का भी, ताकि उनका जो शक है वो दूर हो सके कि ये एक नॉर्मल मौत है या एक कुदरती मौत है, या कैसी है, क्या है, किसी बीमारी से मौत हुई है या क्या है। वो सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है। ये आप और हम सब जानते हैं कि आपको और हमको सबको पता है कि आखिरकार पोस्टमार्टम में होता क्या है। बॉडी के साथ उसके सिर को, उसकी छाती को, सबको खोला जाता है। उसके हार्ट को, फेफड़ों को, सबको देखा जाता है। मौत की वजह, टाइम सब पता किया जाता है इन्हीं तरीकों से। और फिर बाद में सब कुछ करने के बाद उस बॉडी को सिल दिया जाता है और बाद में घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब आप ज़रा सोचिए, केवल थोड़ी सी थोड़ी छोटी सी बात एक सोचिए कि एक शख्स जो मर चुका है उसका पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर। उसका डॉक्टर पोस्टमार्टम होता है, बाकायदा मौत का टाइम और मौत की वजह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दी जाती है। डॉक्टर बॉडी को सिल के पैक करके घर वालों को सौंप देते हैं। घर वाले लाश को लेकर पोस्टमार्टम घर से चले जाते हैं और शमशान घाट में ले जाकर वहाँ सारी तैयारियां थीं, लकड़ियाँ सजा दी गई थीं, एक चिता तैयार होती है। और जैसे ही उस लाश को कुछ लोग उठाकर चिता पर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जैसे ही वो लाश के पास आते हैं तो देखते हैं कि लाश की जो आंखें हैं वो खुली हैं। उसकी कलाई पकड़ते हैं तो देखते हैं कि नब्ज़ चल रही है। बॉडी को छूते हैं तो देखते हैं कि बॉडी गर्म है और हल्की-हल्की साँस लेने की आवाज़ भी आ रही है। जो लोग लाश के पास थे वो डर के पीछे हटते हैं। फिर कुछ ज़िम्मेदार लोग सामने आते हैं, आगे आते हैं। वो लाश को ठीक से देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये शख्स ज़िंदा है और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर भी देखकर कहते हैं कि हाँ, ये तो ज़िंदा है। तब आप सोचिए कि इस दुनिया का ये कौन-सा अजूबा होगा जो शख्स पोस्टमार्टम हो जाने के बाद भी ज़िंदा था। कमाल की बात है ना कि ये कोई मज़ाक नहीं है और ये कोई मज़ाक की बात नहीं है इसमें। और वो मुर्दा पोस्टमार्टम हो जाने के बावजूद भी ज़िंदा हो गया। कमाल की बात है। और ये सब हकीकत में हुआ है। चिता पर यहाँ रोहतास जिंदा हुआ था, पुनर्जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो मरा ही नहीं था तो पुनर्जन्म कैसे होता। तो चलिए इस कहानी की सच्चाई को पता करते हैं कि आखिर ये कहानी, ये माजरा क्या था। तो ये कहानी है राजस्थान के झुंझुनू की। राजस्थान के झुंझुनू में एक नौजवान लड़का रहा करता था, उम्र करीब 25 साल, और नाम था उसका रोहतास। रोहतास एक अनाथ था और मूर्ख बधिर था, यानी कि गूंगा और बहरा। तो बेचारा ना बोल सकता था ना सुन सकता था, और झुंझुनू के एक अनाथ आश्रम में वो रहा करता था। 21 नवंबर थर्सडे का दिन था। उसे
उसी दिन दोपहर 1 बजे के करीब उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी। जब तबीयत बिगड़ी तो आश्रम के लोगों ने कहा कि इसको अस्पताल ले चलते हैं। वो उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो रोहतास को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। और जो अस्पताल है वो है भगवान दास खेतान, BDK, इस नाम से ये अस्पताल मशहूर है, वहाँ जाना जाता है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर नब्ज चेक करते हैं, धड़कन देखते हैं, ECG करते हैं। ECG के बाद रिपोर्ट आती है। अब पता नहीं उस वक्त जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने रिपोर्ट देखी या नहीं देखी, इस बारे में कुछ पता नहीं था उस वक्त। लेकिन इस शख्स की 1 बजे तबीयत खराब हुई थी और दोपहर के वक्त 1:50 पर इसको अस्पताल लेकर गए थे। 1:50 के बाद नब्ज देखी, ECG कराया और 20 मिनट के अंदर अंदर 2:10 पर डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से सब कुछ देखने के बाद कहा कि रोहतास की मौत हो चुकी है और इसमें अब कोई जान नहीं बची है, ये मर गया है। अब जैसे ही डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया तो लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर इसके बाद डॉक्टर के जाने के बाद अस्पताल स्टाफ आया डॉक्टर के कहने पर और उस पेशेंट को, उस मरीज को, उस लाश को मॉर्चरी में ले गया। मॉर्चरी में ले जाने के बाद ताकि उसका पोस्टमार्टम कर सकें, उसका पोस्टमार्टम हो सके। अब वहाँ से 2:30 पर ये एग्जैक्ट सारा टाइम रिपोर्ट में है कि 1:50 पर अस्पताल में आना, 2:10 पर डॉक्टर का डेथ डिक्लेयर करना और 2:30 पर रोहतास की लाश को इस अस्पताल के मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए एक डीप फ्रीजर में डाल दिया गया। और आपको पता ही है कि उस डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। वहाँ ले जाकर रोहतास की लाश को डाल दिया जाता है उस डीप फ्रीजर में। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब वहाँ उसको रख दिया गया और ये सरकारी अस्पताल है, BKD। अब रखने के बाद ये हुआ कि डॉक्टर साहब आएंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। अब 2:30 पर रोहतास को डेड डिक्लेयर किया था डॉक्टर ने और इसके बाद उसे डीप फ्रीजर में रोहतास की लाश को रखने के बाद कम से कम 2 घंटे तक उसकी लाश उसी डीप फ्रीजर में -डिग्री के टेम्परेचर पर रही। रोहतास की लाश एक ठंडे बॉक्स में मुर्दे की शक्ल में एक डीप फ्रीजर में रही, इतने ठंडे तापमान में, और वो रोहतास आराम से एक लाश बनकर लेटा हुआ है। अब इसके बाद 4:30 पर डॉक्टर साहब आते हैं पूरे 2 घंटे बाद। कहा कि चलो अब पोस्टमार्टम करते हैं। रोहतास की लाश को उस डीप फ्रीजर से निकाला गया और उसे सीधा मॉर्चरी में ले जाया गया 4:30 पर। और सिर्फ 15 मिनट में मुर्दा घर का दरवाज़ा खुला और पोस्टमार्टम कंप्लीट। सिर्फ 15 मिनट में पोस्टमार्टम कंप्लीट। ट्रॉली पर डेड बॉडी बाहर आई जो कि रोहतास के थी और रोहतास एक कंबल में लिपटा हुआ था। उसकी लाश एक कंबल में लिपटी हुई थी। जो रोहतास के साथ थे उनको लाश सौंप दी गई। पुलिस ने पंचनामा किया और कहा कि अब आप ले जाइए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब रोहतास के साथ जो लोग थे वो, एक तो वो अनाथ था तो किसी का इंतजार कर नहीं सकते थे कि कोई आएगा बाहर से, तो वो लोग अब रोहतास की लाश को लेकर शमशान पहुंचते हैं। शमशान जाने के बाद अब वहाँ चिता विता तैयार की जाती है। लकड़ियाँ खरीद ली गई थी। सभी चिता को तैयार करते हैं। लाश को नीचे उतारा जाता है। लाश को एक किनारे रख दिया जाता है क्योंकि चिता अभी सज रही थी। और जैसे ही चिता सज जाती है, अब लाश को उठाकर उस चिता पर रखने की बारी थी। तभी अचानक जो लोग लाश को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रोहतास की आंखें खुली रखी हैं और जब वो अस्पताल में था तब आंखें बंद थीं। उन्हें लगा कि ये क्या। फिर सोचा कि कई बार मुर्दों की आंखें खुल जाती हैं अपने आप। और जब उन्होंने लाश उठाई तो शरीर को टच किया तो कंबल भी थोड़ा सा खिसका, कुछ हरकत हुई उसमें, तो देखा कि इसका शरीर तो गर्म है, जबकि मुर्दों का जो शरीर होता है
वो मरे हुए लोगों की जो लाश होती है वो ठंडी होती है। फिर उसने देखा कि यार इसकी सांसें भी चल रही हैं, इसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है। करीब से देखा तो वाकई में वो रोहतास सांस ले रहा था। हाथ पकड़ा तो देखा कि नब्ज चल रही है। अब जब ये सब हुआ तो वो लोग चीखे और वहाँ से दूर भागे, और जो आसपास लोग थे उन्होंने देखा और वो पास आए। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो जिंदा है। तो लोगों ने कहा कि ये पागल है, ऐसे ही बक रहे हैं कुछ भी। लेकिन कुछ लोग डरे भी नहीं और सोचा भी कि कहीं भूत टूत तो नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो जिम्मेदार लोग आगे बढ़े और उन्होंने जाकर रोहतास की लाश को ठीक से देखा। उन्होंने नब्ज देखी, उन्होंने रोहतास की बॉडी को छूकर देखा और समझ गए कि रोहतास जिंदा है। अब बदहवास डरे सहमे घबराए हुए उन्होंने फौरन उनको उसको रोहतास को एक गाड़ी में डाला और वापस से फिर उसी बीकेडी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जिस बीकेडी अस्पताल में लगभग घंटा डेढ़ घंटा पहले रोहतास का पोस्टमार्टम हो चुका था। अब वहां अस्पताल में पहुंचे और कहा कि डॉक्टर साहब ये तो जिंदा है। अब आप सोचिए कि उस डॉक्टर के ऊपर क्या बीती होगी जिसने कुछ घंटे पहले ही एक शख्स का पोस्टमार्टम किया है और वो घंटे भर बाद दोबारा जिंदा हो गया और अस्पताल में आ गया। खैर डॉक्टर देखते हैं और देखने के बाद पता चलता है कि वाकई में इसकी नब्ज चल रही है, इसके दिल की धड़कन चल रही है, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि 2 घंटे तक वो वहाँ डीप फ्रीजर में था। और डॉक्टरों ने कोशिश करी, लेकिन इसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि देखो इसकी जो कंडीशन है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो तुम इसे एक बड़े अस्पताल ले जाओ, तुम इसे जयपुर ले जाओ और जयपुर के बड़े वाले सरकारी अस्पताल में दिखाओ। अब वहाँ से उस एक सरकारी एम्बुलेंस में बिठाकर जयपुर के सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है रोहतास को देर रात को। अब वहाँ पर जयपुर जब ये लोग पहुँचते हैं तो तब तक देर रात हो चुकी थी। जयपुर में जब अस्पताल में पहुँचे उस वक्त जो टाइमिंग था वो था 1 बजे का, रात के 1 बजे का। अब ये 21 नवंबर की घटना थी और अब 22 नवंबर हो गई। 1 बजे रात को जयपुर के उस अस्पताल में इसको रेफ़र किया गया। अस्पताल में पहुंच गया रोहतास। इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन ठीक 4.5 घंटे बाद सुबह के करीब 5:30 पर जयपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने आखिरकार दोबारा कहा कि इसकी मौत हो चुकी है, नब्ज बंद है, धड़कनें बंद हैं। एक बार फिर ईसीजी भी आया। डॉक्टरों ने उसे भी कई बार बारीकी से देखा, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अब ये मर चुका है। और जब मर चुका है तो जो साथ में जो लोग थे उन लोगों ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि ये मर गया है या मर चुका है, तो ये तो कल शाम को भी मरा था और इसके मरने के बाद इसका उस वक्त पोस्टमार्टम भी हो चुका था। तो पोस्टमार्टम होने के बाद ये बंदा कैसे जिंदा हुआ, जबकि ऐसा तो कभी होता नहीं। अब जब डॉक्टरों ने ये सब सुना तो वो हंसे, उनकी हंसी निकली और कहा कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। एक शख्स जिसका पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद वो जिंदा हो गया, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम होते वक्त शरीर को खोला जाता है और फिर यहाँ वहाँ टाँके लगाए जाते हैं, और ना तो इसके जिस्म में कोई टाँके हैं ना कुछ और कोई चीज़ है, तो कहीं से भी कोई चीड़-फाड़ हुई नहीं है। अब रोहतास के साथ जो लोग थे उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो लोग कहने लगे कि एक अनाथ है, बेचारा गूंगा बहरा है। तो जो लोग साथ में थे उन्होंने कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, और 22 नवंबर को एक बार फिर दोबारा से 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से रोहतास की चिता सजती है और एक बार फिर उसे चिता पर लिटाया जाता है। इस बार ना आंखें खुली, ना नब्ज चली, ना दिल धड़का, और आखिरकार रोहतास को चिता पर लेटाकर उसका पूरे रीति रिवाज मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अब ये लोग उसका अंतिम संस्कार करके वापस अपने अपने घर लौटते हैं। अब जब लौटते हैं तो इस अनाथ आश्रम के अधिकारियों को पता चलता है कि ये सब हुआ है। उन्हें ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो सीधा पहुंचते हैं अस्पताल और कहते हैं कि भाई साहब, ये बताइए कि एक जिंदा शख्स जो अपने मुर्दा करार दिया, जो आपने मुर्दा करार दिया, या फिर एक मुर्दा कैसे जिंदा हो गया, इसका जवाब चाहिए हमको। और ये पोस्टमार्टम होने के बाद एक बंदा कैसे जिंदा हो सकता है? अब ये पोस्टमार्टम भी कोर्ट से निकाला गया कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था क्या, उसमें आखिर है क्या। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर के सिग्नेचर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सांस रुकने से रोहतास की मौत हुई और उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, टीबी की बीमारी थी, और टीबी और फेफड़ों और सांस लेने की वजह से, इन सब की वजह से उसकी जान गई। लेकिन शरीर के किस अंग की जांच करी, किस अंग को जांच के लिए बाहर निकाला, किस अंग के सैंपल लिए, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं भी कुछ भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह की नहीं होती, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत कब हुई, किस वक्त हुई, कितना समय हो गया मरे हुए, इस शख्स को मरे हुए, और इन सब को पता करने में हम बॉडी के किस किस हिस्से को, किस किस पार्ट्स को निकाल रहे हैं, उसकी जांच करने के लिए हम क्या लाश के साथ कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है। उसमें सब कुछ बाकायदा बताया जाता है कि हम शरीर के किस हिस्से को निकालेंगे, उन्हें देखेंगे, सब कुछ। लेकिन रोहतास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो एक यूं ही एक सादा सिंपल सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जैसे किसी झोला छाप डॉक्टर से बनवा ली हो। क्योंकि ये मामला एक अनाथ से जुड़ा हुआ था और अनाथ आश्रम के लोग भी पहुंचे हुए थे, और वो लोग भी काफ़ी पावरफुल थे। अनाथ आश्रम के कलेक्टर तक पहुंचते हैं, उनकी उनसे वो सीधी मुलाकात करते हैं, उन्हें सब बात बताते हैं, और उन्हें सारी बात बताने के बाद उनसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम होने के बाद भी एक मुर्दा जिंदा हो गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है हमारे पास। और इस खबर के बाद तो मानो हड़कंप मच गया। सीएमओ तक खबर पहुंचती है, झुंझुनू के कलेक्टर से होते हुए ये खबर सीएमओ तक पहुंचती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। और अब ये खबर धीरे धीरे पूरे झुंझुनू में फैल जाती है। अब सारी इंक्वायरी शुरू हुई, और जब सारी इंक्वायरी हुई तो उसके बाद जो कहानी आई, वो कहानी ही अजीब थी। पूरी कहानी क्या थी? वो ये थी, रोहतास अस्पताल आया था, बीमार था, 1 बजे उसे दौरा पड़ा था। तो पता चला कि अक्सर उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता था, और फिर उसे कुछ दवा वगैरह दी जाती थी, और इसके बाद वो ठीक हो जाता था। उस दिन भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, और इस मिर्गी के दौरे के दौरान वो बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद लोग उसे इसी बीकेडी अस्पताल में ले आए। अब डॉक्टरों ने नब्ज देखा, और खुद डॉक्टर ने बताया कि कई बार नब्ज इस तरीके से चली जाती है कि एक एक घंटे तक नब्ज वापस नहीं आती, और फिर अपने आप कुछ घंटों बाद या कभी भी अपने आप लौट भी आती है। अब नब्ज देखकर किसी के मुर्दा या जिंदा होने का अगर डॉक्टर आज भी ऐलान कर दें, तो इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिंदा और मुर्दा के बीच जो टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे आसान है, वो है, हर कोई जानता है, ईसीजी। कि आप एक ईसीजी कर लो, उससे सब पता चल जाएगा कि बॉडी के, अगर सर से लेकर बाल, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कहीं भी कोई भी छोटी सी भी हरकत हो, तो ये सब ईसीजी में आ जाता है। और ईसीजी कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालांकि पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब है। और आज के टाइम पर नब्ज देखकर किसी भी शख्स को जिंदा या मुर्दा करार देना, ये बहुत गलत है। क्योंकि इस जिंदा और मुर्दा के बीच में जो टेक्नोलॉजी है, वो हर कोई जानता है, वो है ईसीजी। इससे सब कुछ पता चल जाता है।
कि सामने वाला शख्स जिंदा है या नहीं। तो सवाल है कि डॉक्टर साहब को नब्ज नहीं मिली, यहाँ तक तो ठीक है। और ये भी सच है कि उन्होंने उस रोहतास का ईसीजी किया, ये भी सच है। पर जब ईसीजी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उस ईसीजी रिपोर्ट को देख सकें, और उन्होंने बिना रिपोर्ट देखे डिक्लेयर कर दिया कि शख्स की मौत हो चुकी है, उसमें अब जान बाकी नहीं है। काश डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय निकालकर उस रिपोर्ट को देख लेते तो शायद रोहतास आज भी जिंदा होता। तो ईसीजी तो हुआ, पर ईसीजी डॉक्टर साहब ने देखा ही नहीं। और जब ईसीजी सामने रखा गया तो देखा गया कि बीच में कई लाइनें हैं जिंदगी की। वो फ्लैट नहीं थी, उसमें कुछ लाइनें थीं जिसमें रोहतास जिंदा था। जिस वक्त रोहतास जिंदा था उसमें जान थी, लेकिन डॉक्टर साहब के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मुझसे बड़ा कौन, एक बार मैंने जो कह दिया तो कह दिया। फिर उन्हें लगा कि एक अनाथ है, गूंगा बहरा है, मरता है तो मरने दो। एक बार मैंने कह दिया तो बस कह दिया, हो गया मेरा। अब ईसीजी बता रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने नब्ज देखने के तरीके पर भरोसा किया और उसको ले जाकर डीप फ्रीजर में बंद करवा दिया कि ले जाओ मुर्दा घर में, और उसके बाद में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब एक शख्स जिसमें एक बता रहा है कि जिसको कि वो जिंदा है ईसीजी में, और उस जिंदा शख्स को ले जाकर उस डीप फ्रीजर में -डिग्री के टेम्परेचर में ले जाकर रख दिया गया, और वो भी पूरे 2 घंटे तक। तो सोचो कि अगर रोहतास में थोड़ी बहुत जान बाकी भी थी तो वो कसर उसकी उस डीप फ्रीजर ने ख़त्म कर दी, वो उम्मीद उसकी फ्रीजर ने ख़त्म कर दी। जिस डीप फ्रीजर के -डिग्री टेम्परेचर पर वो पूरे 2 घंटे तक बंद रहा, उसे वहाँ लिटा दिया गया। अब बताइए कि अगर वो जिंदा भी है तो 2 घंटे डीप फ्रीजर में क्या हुआ होगा उसके साथ। 2 घंटे के बाद अब डॉक्टर साहब को याद आता है कि नीचे एक केस है, पोस्टमार्टम भी करो यार, निपटाओ, घर भी जाना है, पार्टी फंक्शन कुछ और काम भी होंगे। क्योंकि इस कहानी से कुछ ऐसा ही लगता है। 2:30 बजे वो डीप फ्रीजर में था। ठीक 2 घंटे बाद 4:30 पर उसे बाहर निकालते हैं, और 4:30 बजे मॉर्चरी के अंदर डेड बॉडी ले जाई जाती है। और ठीक 4:45 पर पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा खुलता है। ट्रॉली में रोहतास की लाश डेड बॉडी है, कंबल में लिपटी हुई, और वो बाहर आती है। 15 मिनट के अंदर अंदर लाश अंदर गई। 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हुई, और 15 मिनट के अंदर पूरा पोस्टमार्टम हुआ, और 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसके सिर विर को सबको खोल दिया गया, टाँके लग गए, सब हो गया, ब्लड सैंपल ले लिए गए, और ये सब होने के बाद उसकी बॉडी को सिल दिया गया। मतलब 15 मिनट में शायद सब कुछ रोबोटिक तरीके से हुआ है, एकदम करिश्मा। और 15 मिनट के अंदर अंदर लाश मॉर्चरी से बाहर भी आ गई, और 15 मिनट के अंदर अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दी गई, और उसके बाद लाश सौंप दी गई, और वो लोग पहुंच गए शमशान घाट लाश का अंतिम संस्कार करने। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आई तो पता चला कि डॉक्टर साहब लाश को मॉर्चरी के अंदर ले तो गए थे, पर उन्होंने लाश का पोस्टमार्टम ही नहीं किया। बस 15 मिनट लाश अंदर रखी रही। डॉक्टर साहब भी अपने 15 मिनट टाइम पास करते रहे, और ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, झूठी, और 15 मिनट बाद लाश बाहर भेजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ, और बस कहा कि पोस्टमार्टम हो गया, आप लाश को ले जाइए। एक फेक पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट बनाकर डॉक्टर साहब ने दे दिया। अगर पोस्टमार्टम कर लेते तो रोहतास शमशान में जाकर जिंदा नहीं हो पाता, वो तो वहीं मर जाता। तो कायदे से ये भी देखो कि अगर पोस्टमार्टम हो रहा होता तो वो डॉक्टर साहब एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कर रहे होते। इमेजिन कीजिए
आप एक जिंदा इंसान का। लेकिन शुक्र है कि वहाँ उनकी चीटिंग, फर्जीवाड़ा, धोखा जो भी कर रहे थे अपने पेशे के साथ, कम से कम पोस्टमार्टम ना करके उन्होंने कत्ल नहीं किया। नहीं तो इसे कायदे से एक कत्ल ही कहेंगे, एक कत्ल का ही नाम देंगे, मर्डर कहेंगे। लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम के नाम पर कहा कि पोस्टमार्टम कर दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम किया नहीं, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी। क्योंकि उन्हें पता था कि मूर्ख बधिर है, अनाथ है, गूंगा बहरा है, गरीब है, कौन होगा इसके आगे पीछे जो पूछेगा, और दे दाकर जल्दी से ये सब निपटा दिया। तो सोचिए, एक जिंदा आदमी जो 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा रहा, एक जिंदा आदमी जो 2 घंटे तक पोस्टमार्टम टेबल पर लेटा रहा, लेकिन फिर भी इन सब बेईमानियों के बावजूद भी एक अच्छा काम किया कि पोस्टमार्टम सचमुच में नहीं किया। सोचिए कि क्या होता अगर सचमुच पोस्टमार्टम हो जाता। खैर, यही वजह है कि वहाँ जाकर वो शमशान घाट में जाकर वो बच गया। और जब ये सारी चीज़ें सामने आईं तो पता चला कि जिंदा आदमी को मुर्दा करार दिया गया है। एक वो ईसीजी चेक नहीं किया, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया नहीं, फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी, फिर वो जिंदा हुआ और फिर दोबारा हॉस्पिटल में आया और फिर जयपुर के अस्पताल में जाकर फिर दोबारा मर गया। और ये सब खबर के बाद पुलिस हरकत में आई, तब कलेक्टर साहब भी जागे, आम लोगों को पता चला, ये खबर उनके पास भी पहुंची। उस अस्पताल के सीएमओ और उस डॉक्टर साहब जिनके दस्तखत थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, उन्हें उन डॉक्टर साहब को जिन्होंने पहली बार नब्ज देखकर उसे मुर्दा करार दिया था, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड काफ़ी है? ऐसे लोगों को तो उम्र भर के लिए डॉक्टर की प्रैक्टिस करने पर ही रोक लगा देनी चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को तो सीधे जेल के अंदर ही भेज देना चाहिए, ताकि एक सबक मिल सके। आज तो वो सस्पेंड हो गए हैं, चलो ठीक है, पर कल वो किसी नए और बड़े अस्पताल में फिर से काम करने लगेंगे, तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे लोगों को सस्पेंड ना कर कर सीधा जेल में ही डाला जाए, ताकि और लोगों को सबक मिल सके। क्योंकि हम जब बीमार होते हैं तो सारी उम्मीद, आस सब डॉक्टर से लगा कर रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर को उस वक्त हम भगवान मानते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और वही लोग, वही डॉक्टर साहब हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी करें, हमारा विश्वास तोड़ें, तो उन लोगों के लिए सज़ा भी फिर कोई छोटी-मोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये सस्पेंड-वस्पेंड करना तो ये बहुत छोटा-मोटा काम है। तो ख़ैर, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी मेरे इस परिवार को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और हाँ, सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।